मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला यह श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पॉम्पे कॉलेज आयकड़ा मंगलूरू कर्नाटक एवं मंगलूरू विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह संचालित है। तो इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस व्याख्यान माला में जितने भी जो हिंदी जो प्राध्यापक बंधु, शोधार्थी मित्र और जो छात्र मित्र, जितने भी जो हिंदी प्रेमी हमारे इस व्याख्यान माला में जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इसके पहले हमारे साथ हमारे इस आज के इस जो एक विशेष व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुदूर नीदरलैंड से हमारी जो प्रार्थना सुन करके उसको स्वीकार करते हुए हमारे साथ जुड़े, क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहते हैं। उनकी व्यस्तता के बावजूद भी हमारी प्रार्थना सुन करके भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रामा तक्षक जी, जो प्रसिद्ध कवि और हिंदी से भी निदेशक साझा संसार एवं विश्वरंग नीदरलैंड और संयोजक है साहित्य का विश्वरंग जो नीदरलैंड में रहते हैं। इनका मैं आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार सभी का। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और ये प्रार्थना नहीं, ये आदेश था। आप आदेश देते रहिए। ऐसा कुछ नहीं सर, हम आदेश देने वाले हो कोई नहीं। हमने आपसे प्रार्थना की थी। वो तो ये तो पहले मतलब 1-2 महीने की बात है। तो क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी यहाँ मैं यहाँ से फोन लगाता हूँ, मैं नीदरलैंड में हूँ या इटली में हूँ, इस तरह बोलते, इस तरह जो उनसे जो वार्ता हम करते थे। तो आज जो यह समय आया है उनको सुनने का। मित्रों, इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में हमारे साथ जो हमारा सहयोग दे रहे हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य और वहाँ के प्राचार्य जो नए उच्च शिक्षा आयोग से चयनित होकर के इसी महीने जो प्राचार्य के रूप में चयनित होकर के आए हुए हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे, इनका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इसके साथ हमारे जो कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जो हमारा सहयोग देते आए हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ जो श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सहयोग लगातार रहता है, इनका स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ हम दोनों मिलकर के ये जो व्याख्यान की श्रृंखला चला रहे हैं, इसमें हमारे मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा में, इनका भी स्वागत करता हूं। सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। तो आज का यह व्याख्यान है 68वां व्याख्यान है, नीदरलैंड में हिंदी इस विषय पर आज का व्याख्यान रहेगा। तो मित्रों, किसी क्या है समय को नष्ट किए बिना मैं सीधा सा अपने मित्र डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी से अनुरोध करता हूं, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रामा तक्षक जी का परिचय हमारे सामने प्रस्तुत करें। तिवारी जी, ओवर टू यू। जी नमस्कार। तो आज गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 68वां व्याख्यान है और यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यूरोप के बहुत ही प्यारे देश नीदरलैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रामा तक्षक जी। हम व्याख्यानमाला आयोजक मंडल की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपका परिचय चूंकि मुझे देने के लिए कहा गया है, चूंकि आपका एक विस्तृत परिचय है, मैं संक्षेप में कुछ जरूरी बातें बता देता हूं अपने सभी प्रतिभागी साथियों को। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य महोदय डॉक्टर रविंद्र कुमार पांडे जी और पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य महोदय डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी और दोनों महाविद्यालयों के हिंदी विभागाध्यक्ष और समस्त आदरणीय प्रतिभागी साथियों, डॉक्टर रामा तक्षक जी
का जन्म 1962 में ये राजस्थान प्रांत के अलवर जिले में जाट बहरोड़ गांव में हुआ। आप ने पढ़ाई लिखाई स्नातक परा स्नातक राजस्थान विश्वविद्यालय से की। आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बाद में आपने गोलकुंडा आंध्र प्रदेश से हर्बल मेडिसिन में डॉक्टरेट किया। छात्र जीवन के समय से ही एक तरफ कहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में आपने शोध कार्य किया, लेकिन साहित्य जिसे अपनी तरफ खींचता है वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो साहित्य अनुरागी, भाषा अनुरागी हो ही जाता है। तो आदरणीय डॉक्टर रामा तक्षक जी के साथ भी ये हुआ। आप तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में जब आप विद्यार्थी थे उस समय आपने प्रतिभागिता की थी, और उसी के बाद से जो साहित्य अनुराग है वो आपका बढ़ा। विश्वविद्यालय के समय से ही आप लगातार साहित्यिक गतिविधियों में जुड़े रहे। हिंदी प्रचार प्रसार के लिए दक्षिण भारत में भी आपने काम किया। कई वहाँ के सभा गोष्ठियों में, सेमिनारों में आपने प्रतिभागिता की। ढेर सारे अलंकरणों से आपको सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रवासी साहित्यकार सम्मान, साझा संसार एवं विश्वरंग नीदरलैंड्स उत्सव के निदेशक के रूप में आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है साहित्य का विश्वरंग, उसके आप संयोजक हैं, और कार्यित्री प्रतिभा से आप संपन्न हैं। जब माँ कुछ कहती मैं चुप रह सुनता आपका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। ये राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश के पाठ्यक्रम में भी ये कविता शामिल की गई है। जब माँ कुछ कहती मैं चुप रह सुनता। हीर हम्मो नामक उपन्यास आपका प्रकाशनाधीन है, ये लगभग पूर्ण हो चुका है और ये प्रकाशित होने वाला है। तो एक तरफ आप अपने को कविता के क्षेत्र में, दूसरी तरफ कथा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और वो यूरोप की वो धरती नीदरलैंड जहाँ प्रायः डच हैं और भारतीयों की संख्या 3% से भी कम है, वहाँ पर आप हिंदी की अलख जगाए हुए हैं। विस्तार से वो बताएंगे आज के वक्तव्य में, जो कि विषय ही बहुत ही रोचक है कि नीदरलैंड में हिंदी। नीदरलैंड्स साझा संसार की टीम में आप जो है लगातार विभिन्न महोत्सवों, उत्सवों में का आयोजन कर रहे हैं, और नीदरलैंड्स में बाल साहित्य पर, भारतीय सांस्कृतिक यात्रा के पड़ाव पर, और ग्लोबल लिगेसी ऑफ संस्कृत, इन तमाम जो है विषयों पर आपका कार्य जारी है। नीदरलैंड के साहित्य प्रेमियों का मार्गदर्शन व उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान भी उन्हें लगातार जो है मिलता आ रहा है, और वो वहाँ भी अपना इन्फ्लुएंस भी पैदा कर रहे हैं। विश्वरंग महोत्सव आयोजन आपका जो है महत्वपूर्ण प्रकल्प है। तो ऐसे आदरणीय वक्ता डॉक्टर रामा तक्षक जी का हम आज गंगा कावेरी व्याख्यानमाला में हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये बहुत ही मतलब संक्षिप्त परिचय है, क्योंकि एक कृतिकार का सबसे बड़ा परिचय उसकी कृतियां होती हैं, और ये तो सामान्य जानकारियां हैं जो मैंने सूचनात्मक रूप से दी हैं। मैं पुनः आज उन्हें प्रणाम करते हुए समस्त प्रतिभागी साथियों का स्वागत करता हूं, और माइक अंतरित करता हूं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी को, जो पोम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और आज मंच का संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र तिवारी जी, धन्यवाद देने हेतु। तिवारी जी, हमारे जो प्राचार्य SLBS कॉलेज गोंडा के रविंद्र कुमार पांडे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है। तो मित्रों, आज के सर जुड़े हुए हैं तिवारी जी। मैं देख रहा हूँ इसमें। तो मित्रों, आज का जो मुख्य वक्तव्य है नीदरलैंड में हिंदी, इस विषय पर जो हमारे जो आज के वक्ता जो है
डॉक्टर रामा तक्षक इनका जो होगा। मैं आपको जब माँ कुछ कहती मैं चुप रह सुनता, इस कविता संकलन की कुछ कविताओं का जो अंश जो है आपके सामने सुना करके मैं आज के मुख्य वक्ता जो है डॉक्टर रामा तक्षक जी को अपना वक्तव्य देने हेतु मैं बुलाता हूँ। तो उनकी कुछ कविताओं का अंश मैं आपको सुनाता हूँ। तभी मुझे बचपन का झल्लू नौकर याद आता है, क्योंकि कभी इस जो कविता के जो अंश में जो समाज में रहने वाले दीनहीन शोषित वर्ग के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपना विचार व्यक्त करते हैं। कहते हैं, तभी मुझे बचपन का झल्लू नौकर याद आता है। तभी मुझे बचपन का जल्लू नौकर याद आया। सामने था उसका मायूस चेहरा, सामने था उसका मायूस चेहरा, अवसाद से भरा था भरमाया, कह रहा था दर्द से जो एक डग भरता। और आगे चल करके वो अपनी इस जो कविता संकलन जो है एक कविता में जो इस प्रकार उल्लेख करते हैं, भारत तेरी दिल्ली, भारत तेरी दिल्ली है एक मोटी बिल्ली। इसमें जो कवि जो है कहीं राजधानी दिल्ली के प्रति व्यंग्य और कहीं सत्ता की कुर्सी और ठाट बाट की काली तस्वीर को इस कविता के माध्यम से वो प्रस्तुत करते हैं। आगे कहते हैं, भारत तेरी दिल्ली है एक मोटी बिल्ली, नेता सत्ता सीढ़ी चढ़ता, नेता सत्ता सीढ़ी चढ़ता, चौपाल बैठक को टिकट मिलते ही भीड़ में बदलता। मतलब आजकल की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की होती है उसके प्रति अपना व्यंग्य प्रकट करते हुए कवि आज के जो हमारे मुख्य वक्ता जो है अपना विचार व्यक्त करते हैं। और एक कविता में वे कहते हैं, मैं दही बिलोता वो आटा पीसती, इस शेर में भी था एक तारतम्य, एक तादात्म्य, मैं चुप रह सुनता जब माँ कुछ कहती। यह इसी संकलन की कविता के कुछ अंश है। इसके साथ मैं आज के मुख्य वक्ता जो हमारे नीदरलैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रामा तक्षक जी, मैं इनका आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार मंजुनाथ जी, आपने ये सिरजोड़ कहाँ से कहाँ मिला लिया। और मैं एक छोटी सी बात बताऊं उससे पहले कि मैं तिवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने मेरा बहुत बढ़ा चढ़ा करके परिचय दिया है। बहुत बहुत आभार तिवारी जी इस सुंदर परिचय के लिए। और मैं साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका हृदय से सभी आयोजनकर्ताओं का, जिन्होंने ये आयोजन किया और ये दूरियां घटाई। और जब दूरियां जीवन में घटती हैं तभी जीवन की नजदीकियों का, जीवन के रस का पता चलता है, जीवन के सिरजोड़ का पता चलता है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आप सभी का। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि मैं गांव में जन्मा हूं और मेरा जो हायर सेकेंडरी का स्कूल था वो 11 किलोमीटर दूर था और मैं वहां रोज पैदल जाता था। 22 किलोमीटर मेरा रोज पैदल तय करता था मैं। तो मैं एक बहुत सामान्य परिवार से हूँ और ये एक किस्मत समझो या संयोग समझो कि मैं यहाँ नीदरलैंड में जब बर्लिन की दीवार टूट रही थी 1989 में, उस समय मैं पहली बार आया था। और मेरी पत्नी जो है वो डच हैं, हालांकि हम लोग रहते थे भारत में ही, लेकिन 9/11 ने हमारे जीवन को बदला और 2001 से हम यहाँ लगभग 20 साल पहले से यहाँ रहने लगे स्थायी रूप से। आपने अभी जो ये सब्जेक्ट हमने चुना है उस पर चलते हैं। मेरी तरफ से मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज हम जिस बात नीदरलैंड में हिंदी की कर रहे हैं उसमें मैं आपको कुछ जानकारी पृष्ठभूमि की बताऊंगा, हिंदी की बताऊंगा। साथ ही मैं
मेरे पास कुछ पुस्तकें भी उपलब्ध हैं जिनसे हिंदी का जुड़ाव रहा, भारतीयता का जुड़ाव रहा, उनसे भी परिचय कराऊंगा। और मेरा परिचय यहाँ पर एक बहुत छोटे से शब्द से हुआ था नीदरलैंड जब मैं आया था। आपको विस्मय होगा कि मेरी पत्नी मुझे कहीं अपनी मित्र के यहाँ ले गई थी, तो वहां मेरा परिचय हुआ घाम शब्द से। शायद आपको पता होगा कि घाम का मतलब, घाम वैसे हिंदी का शब्द नहीं है, बड़ा स्थानीय भाषाओं का शब्द है, जो हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, यूपी में भी, बिहार में भी, भोजपुरी में, सब में प्रयोग में लिया जाता है और धूप का पर्याय है। तो इस शब्द तक आने से पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि हिंदी, नीदरलैंड में हिंदी से मेरा आशय केवल हिंदी भाषा से नहीं है। हिंदी व्यापक अर्थों में क्या है, क्योंकि वो हमारी रगों में जुड़ी है और वो हमारे खून में बहती है। तो व्यापक अर्थों में इसका अर्थ, हिंदी शब्द का अर्थ मेरे लिए भारतीयता से है, भारतीय संस्कृति से है, भारतीय ज्ञान परंपरा से है, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से है। जहां हम गाते हैं हिंदी हैं हम। तो ये एक 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 केवल भाषा तक सीमित ना होकर ये हमारा एक जीवन का आयाम है और ये हमें विस्तृत होने, फैलने, बड़े होने, सृजन करने, सब तरफ ले चलता है। तो हिंदी होने का अपना बड़े मायने हैं और हिंदी होने का मैं स्वयं तो बहुत गर्व करता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम जैसी बात को हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान परंपरा के आधार पर हमें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जाकर, समय से पार ले जाकर, क्योंकि यदि आप देखें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, जितना भी वैदिक ज्ञान है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो कब लिखा गया था। हो सकता है किसी ने जला दिया हो, लेकिन वहां एक बात बड़ी सार्थक दिखती है कि वहां जीवन के मूल्यों की बात है, जीवन के महत्व की बात है, जीवन को जीने की बात है। समय वहां गौण है। मानवता, वसुधैव कुटुंबकम की बात जहां आती, वहां हम मानवता की बात करते, वहां सारी दीवारें गिर जाती। तो मैं एक छोटी सी कविता, हालांकि कविताएं कई मंजूनाथ जी ने पढ़ दी, मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं आपसे और उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस कविता का शीर्षक है मौनम स्तुति। हमारे ऋषियों ने इन दो शब्दों में हमें पूरी समझ उतार के दे दी जीवन की। इनमें पूरी समझ है जीवन की। मौनम स्तुति, ये शब्द भले ही से दो हों, लेकिन जीवन का रूपांतरण यहाँ दिखता है, जीवन की समझ यहाँ है। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए आपसे इस कविता से परिचय करवाता हूं। विचार पाथर है फिरता जोड़ता, विचार पाथर है फिरता जोड़ता, है और अब का पल्लू छोड़ता, मैं जीवन का अर्थ खोजता। हालांकि आप सभी विद्वान लोग हैं, इसलिए मुझे समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। विचार पाथर है फिरता जोड़ता, है और अब का पल्लू छोड़ता, मैं जीवन का अर्थ खोजता। अगली दो पंक्तियां हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पल भर में मैं बनूं कसाई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पल भर में मैं बनूं कसाई, मैं जीवन का अर्थ खोजता। मैं की मस्जिद, मैं की मस्जिद, मैं का मंदिर, मैं की मस्जिद, मैं का मंदिर है, खोजता है मैं इन दो में अंतर, मैं जीवन का अर्थ खोजता। अगली दो पंक्तियां हैं। मैंने ही दिया जहर मीरा को, मैंने ही दिया जहर मीरा को, सिद्ध मस्त नृत्य गीत गुनगार, मैं जीवन का अर्थ खोजता। अगली दो पंक्तियां हैं महावीर स्वामी को लेकर के हैं। महावीर सच नंग धड़ंगा, महावीर सच नंग धड़ंगा,
मैंने किया वस्त्र श्रृंगार, मैं जीवन का अर्थ खोजता। और अंतिम दो पंक्तियां हैं, बुद्ध से संबंधित हैं। मैंने झपटा मौन बुद्ध का, मैंने झपटा मौन बुद्ध का, हुआ पंडित पाठ सरोकार, मैं जीवन का अर्थ खोजता है और अब का पल्लू छोड़ता। तो ये एक छोटी सी कविता थी और इसके साथ ही मैं आगे लिए चलता हूं। मैं बात कर रहा था आपसे वसुधैव कुटुंबकम की और बात चल रही थी धूप की, घाम की। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो जो बात कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं ना होगी कि वसुधैव कुटुंबकम एक तरह का वैश्विक बहनापा है, एक वैश्विक भाईचारा है। टैगोर ने भी ये बात कही, हमारे संतों ने भी ये बात कही, और टैगोर यहाँ आके भी गए थे 1920 में, लगभग 100 वर्ष पहले। तो उस इनकी भी बात करूंगा। महर्षि महेश योगी का यहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम है। वो भी यहाँ 1960 के दशक में आए थे और उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पूरी दुनिया को इस धरती से सिखाया है। इसके साथ ही मैं ये भी बात करूंगा आपसे कि आजाद हिंद फौज की, शायद आपको ना पता हो, दूसरे विश्व युद्ध के समय आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी जिसमें 3000 सैनिक थे, वो भी यहाँ नेदरलैंड के तट पर रहकर गई है। वो भी मैं बात करूंगा आपसे। और मैं आपसे कह रहा था घाम शब्द की बात। जब मैं मेरी पत्नी के साथ उनकी मित्र से मिलने गया तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, थोड़ी सी बादल हो रहे थे, और जब बादल हो रहे थे तो हम लोग बाहर बैठे थे। जब बादल छटे, एकदम से धूप आई, तो आस्त्रिद ने कहा घाम आ गया। और उनके पति का नाम है किशुन सिंह। तो किशुन सिंह से तो मैं समझ सकता हूं कि वहां कहीं भारतीयता की जड़ें हैं, लेकिन आस्त्रिद से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने आस्त्रिद से पूछा, मेरा सर चकरा गया। मैंने कहा आस्त्रिद ये बताओ ये शब्द कहां से आया है? तो उसने कहा ये भोजपुरी का शब्द है। मेरे पेरेंट्स, मेरे दादा परदादा वहीं से आए थे, भोजपुरी से, भोजपुरी बोलते थे वो, वहीं से इस पूर्वी उत्तर प्रदेश से या पश्चिमी बिहार से, उस क्षेत्र से आए थे। तो 150, लगभग 150 साल, 125 साल की एक यात्रा, एक स्थानीय शब्द जो हमारे भारत का है वो तय करके आ रहा है। उसका अपना इतिहास है और उसका इतिहास बड़ा कड़वा है। बड़ी संघर्ष झेले हैं उस शब्द ने जीते हुए। यहां तक कैसे जिया होगा, क्योंकि जो गिरिमिटिया लोग हमारे यहाँ से भारत से गए थे 1873 में पहली बार लल्ला रुख जहाज में बैठ करके, और उन लोगों को सूरीनाम ले जाया गया था। सूरीनाम क्यों ले जाया गया था? क्योंकि सूरीनाम नीदरलैंड की डच कॉलोनी था, जैसे भारत अंग्रेजों की कॉलोनी था। और भारत, अंग्रेज और नीदरलैंड, डच, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त रहे। यहां तक कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में यहाँ की जर्मनी से हिटलर ने यहाँ पर देश पर कब्जा कर लिया था, एम्स्टर्डम पर, रोटरडम को बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, तो यहाँ की रानी भाग करके शरण ली थी यूके में जाकर के, ब्रिटेन में जाकर। तो इनके बड़े अच्छे संबंध थे। उस समय की जो जो लोग थे, जो तो इन्होंने एक आपस में बात की, दोनों सरकारों ने, डच और अंग्रेज ने। डच ने कहा कि हमें थोड़े ऐसे लोग दो जो हमारे यहाँ पर सूरीनाम में खेती कर सकें, जो गन्ना उगा सकें, जो चावल की खेती कर सकें। तो 1873 में पहली बार वो लोग जो मजदूर थे, जिन्हें कुछ नहीं आता था, उन्हें जबरदस्ती बिठा करके 5 साल का उनसे अनुबंध करवाया गया, और 5 साल बाद उनसे कहा गया कि आप लोग को वापस भेज दिया जाएगा। और जब वो वहां पहुंचे हैं तो उनके पास कुछ नहीं था। वो जब वहां पहुंचे हैं तो उनको स्त्री और पुरुषों को भी अलग अलग रखा जाता था। उनको
कोई अगर उनसे स्त्रियों के साथ में यदि कभी कोई बलात्कार होता था तो वहां कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं थी, उनकी कभी कोई सुनवाई नहीं होती थी। उनको बड़े व्यवस्थित तरीके से बड़ी स्ट्रेटेजिकली सोच समझ के बंधक बनाया गया था इस तौर पे, और उनको पैसा भी नहीं दिया जाता था। ये मैं बात आपको आगे बताऊंगा। ये एक बात खुली सी की है, एक लेखक ने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी अभी हाल ही में, डच में है वो पुस्तक, वो मैंने पढ़ी है, और उसका शीर्षक है डच में तोत कुली खमाक्त। कुली का अर्थ है यहाँ बंधक, कि बंधक मजबूरन बनाया गया। और उन्होंने इस पुस्तक में वो सारे पत्र व्यवहार जो अंग्रेज सरकार और डच सरकार के बीच हुए हैं, वो सारे आर्काइव से लेकर के, और वो उस आधार पे वो पुस्तक लिखी है। वो बहुत रोचक पुस्तक है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ नेदरलैंड में गांधी केंद्र भी है, सांस्कृतिक आयोजनों जो करते हैं, लोगों को साथ बांधते हैं। साथ ही हम साझा संसार के साथ साथ हम काम कर ही रहे हैं। मोहन गौतम जी हैं जो यहाँ 1960 में आए थे, उन्होंने भी बहुत काम किया है। इसके साथ साथ ही पुष्पिता अवस्थी ने बहुत काम किया है, सूर्य प्रसाद बीरे ने भी बहुत काम किया है। सरनामी पत्रिका भी एक यहाँ से निकलती थी जो 1982-83 में शुरू हुई, और ओम टीवी भी यहाँ पर चलता था जो हर रविवार को होता था, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है। उजाला रेडियो अभी भी चलता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। मंदिरों में भाषा सिखाई जा रही है। इस तरीके से करके काम के लिहाज से बहुत हो रहा है। लेकिन अब एक जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दो धाराएं हैं। जो एक धारा मैंने आपको बताई घाम के साथ सूर्य नाम से यहाँ आई है, और दूसरी धारा है जो भारत से सीधी आई है। ये लगभग एक साथ आई है, क्योंकि सूरीनाम 1975 में आजाद हुआ था, और 1975 में आजाद होने के बाद जैसे अंग्रेजों ने हमें, जब आजादी मिली भारत को, तो अंग्रेजों ने कहा था कि जो व्यक्ति लंदन में आके रहना चाहता है, ब्रिटेन में आके रहना चाहता है, उसका स्वागत है। ठीक उसी तरीके से नेदरलैंड ने भी जैसे ही सूरीनाम आजाद हुआ तो ये कहा कि भाई जो भी यहाँ पे रहना चाहे, तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ लगभग 2.5 लाख लोग हैं जो सूरीनाम से आए हैं, और करीब 20-25 हजार लोग हैं जो अभी भारत से सीधे आए हैं। तो ये दो धाराएं हैं। इन दो धाराओं को मिलाने का काम भी हम कर रहे हैं। ये भी एक चुनौती है, क्योंकि जो परंपराएं, जो इतिहास हमारा सरनामी समुदाय लेके यहाँ उपस्थित है, और जो हम आज लेके आ रहे हैं, उनमें भी बड़ी भिन्नताएं हैं। हम समय के साथ बहुत बदले हैं, लेकिन सरनामी वही जो संस्कृति है वो बड़ी रिच है। उन्होंने अभी वही परंपराएं हैं जो 1800 या 1900 की शुरुआत में थी। तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा। इसके साथ साथ ही अब मैं चलता हूं, आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि में लिए चलता हूं कि यहाँ पर नेदरलैंड में क्या क्या हुआ है। यहाँ हिंदी का बहुत कुछ होता था। जैसे अभी मैंने बताया कि ओम टीवी था, 1983 से 2015 तक चला, लेकिन 2015 में सरकारी घोषणाओं के कारण, सरकारी बजट में कटौती के कारण उनको बंद करना पड़ा। यहाँ पर भाषाओं के, भारतीय भाषाओं के संकाय भी थे। यहाँ पर एक लाइडन यूनिवर्सिटी है जो 1575 में बनी थी, जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और उस यूनिवर्सिटी की बात मैं आगे करूंगा। साथ ही साथ एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय, यहाँ पर उत्रेक्ट विश्वविद्यालय, ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय है। साथ ही मैंने अभी बताया जो लाइडन विश्वविद्यालय, इन सब में भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए इंडोलॉजी के संकाय थे। लेकिन वो भी धीरे धीरे करके बजट के कारण वो बंद कर दिए गए, तो खर्चों में कटौती के कारण। अभी भी थोड़ा बहुत भारतीय जीवन मूल्यों, परंपराओं जैसी बातों को उनकी समझ के लिए संस्कृत भाषा, बुद्ध और हिंदू धर्म के ग्रंथों को अभी भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मेरी समझ से अब ये बहुत सीमित हो गया है, और हमें इस और कुछ प्रयास करने चाहिए ताकि इनको और प्राणवायु मिल सके और ऊर्जा मिल सके।
क्योंकि भारतीय जीवन मूल्यों को समझने के लिए आज पूरा विश्व लालायित है। जो हमारी परंपराओं ने, हमारे ऋषियों ने जिस ज्ञान परंपरा को जारी किया था, जो आज भी जारी है, संस्कृत जैसा साहित्य जो आज फिर पुनर्जीवित हो रहा है एक तरह से, वो किसी अन्य भाषा, किसी अन्य संस्कृति के पास नहीं है। इसलिए इस छोर पे हमें बहुत सारे काम करने की जरूरत है कि जो बातें भारतीय संस्कृति की हैं, भारतीयता की हैं, विश्व बंधुत्व की हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हैं, अहम ब्रह्मास्मि की हैं, वो सब आध्यात्मिक बातें, चेतना की बातें पूरा संसार लालायित है। क्योंकि जब मैं ये देखता हूं कि यहाँ पर 2019 में जब योग दिवस के दिन एम्स्टर्डम के डैम स्क्वायर पर बहुत बड़ा आयोजन किया था भारतीय दूतावास ने, मैं भी उपस्थित था योग करने के लिए, तो बहुत सारे लोग आए थे। तो हमारे पास देने के लिए, साझा करने के लिए बहुत कुछ समझ है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। जो रेखाएं खड़ी हैं उनको हमें तोड़ना होगा। अभी मैंने बताया आपको कि लाइडन विश्वविद्यालय की स्थापना 1575 में हुई थी नेदरलैंड में, और यहाँ का प्रजातंत्र भी 200 वर्ष से पुराना है। और आप एक बात और देखेंगे कि लाइडन विश्वविद्यालय में से लगभग 9 या 10 ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है, जिनमें और आइंस्टाइन भी इस विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। एक दो कुछ बातें आपसे पुरानी भी बता दूं कि डच ने अंग्रेजों की देखा देखी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की थी। तो अंग्रेज तो जो है भारत में जाके बस गए, और डच लोगों ने श्रीलंका पर, इंडोनेशिया पर, इन पर जाकर के अपना कब्जा जमा लिया था और वहां हुकूमत जमा ली थी। इसी संदर्भ में सूरत में 1662 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी बने थे एक व्यक्ति जिनका नाम था दिर्क वान आद्रिकैम। वे औरंगजेब जब राजा बने तो उनपे बधाई देने के लिए गए थे। तो कहते हैं कि डच जो है हमेशा दुभाषी साथ रखते थे, लेकिन वो हमेशा सीखने का भी प्रयास करते थे। तो भारतीयता से जुड़ाव आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है, 200-300 वर्ष पुराना है। तो जैसे ही बताते हैं, कहते हैं कि अब फजल खान जो औरंगजेब का दरबारी था, उसने कहा कि आपको हिंदुस्तानी में बधाई देनी है, क्योंकि उन दिनों हिंदी तो थी नहीं जिससे हम बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदी का जो अर्थ है वो बड़े व्यापक अर्थ है, वो सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। कहते ये हैं कि जब दिर्क वान आद्रिकैम ने औरंगजेब को बधाई दी तो उसने हिंदुस्तानी में ही बधाई दी थी और हिंदुस्तानी में ही बात की थी। लगभग 50 वर्ष बाद केटलर जो थे वो नए राजदूत बने थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उस व्यक्ति ने हिंदुस्तानी का व्याकरण लिखा था, हालांकि लिखा वो लैटिन में था। और ये बात 1698 की है। और मोहनकांत जी गौतम जो यहाँ जो कि लाइडन विश्वविद्यालय में ही एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, वो अब सेवानिवृत्त हो गए। उनका कहना है कि एक पांडुलिपि मेरे पास है और मैं इसका प्रकाशन भी 1-2 वर्ष में करवाऊंगा। ये व्याकरण समझने जैसी बात है कि ये क्यों लिखा केटलर ने, क्या जरूरत थी केटलर को व्याकरण लिखने की। तो ये व्याकरण लिखा इसलिए गया कि चूंकि अंग्रेज और डच लोग जो थे वो व्यापारी थे, उन्हें संवाद करना था वहां स्थानीय भारत के व्यापारियों से, भारत के लोगों से, वहां की व्यवस्था से। तो ये लोग जब मसालों के लिए, रेशम के लिए या किसी अन्य कपास के लिए जब या कपड़ों के लिए जाते थे, तो ये उस व्याकरण को अपने संवाद के लिए काम में लेते थे। तो इनके संवाद के लिए, इनकी सुविधा के लिए, व्यापारियों की सुविधा के लिए इन्होंने, केटलर ने ये व्याकरण लिखा था। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अन्य अधिकारी हुए, उनका नाम था हर्बर्ट द यागर। ये बात है 1634 से, ये 1634 से 1694 का समय है उनका। उन्हें कोरोमंडल भेजा गया था
बताते हैं कि उसने भी तमिल तेलुगु के साथ साथ संस्कृत भी सीखी थी और उसने संस्कृत को अपनी रचनाओं में लिखा भी है उसने संस्कृत के बारे में। और वो ये कहता है कि ये ब्राह्मणिकल लैंग्वेज है, ब्राह्मणों की भाषा कहा है उसको। और एक अन्य विद्वान जो हैं, जो अब्राहम रोड्रिग्स का भी मैं उल्लेख करना यहाँ चाहूंगा, और उनका समय था लगभग 1630 से 1677 तक। वे 17 वर्ष तक पलियकट्टा में 17 वर्ष तक रहे हैं वो। और इन्होंने वहां 17 वर्ष रहते हुए भारतीय परंपरा का गहन अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया। इसके साथ साथ उन्होंने भर्तृहरि की जो वैरागी नीति जो थी उसका भी अनुवाद किया है उन्होंने। कैटलर के बाद दूसरा व्याकरण भी किसी विद्वान ने लिखा है, जो कि कैथोलिक फ्रांसीसी मिशनरी थे, और उनका नाम था फ्रैंकोइस मरिया de Tours। और ये जो दूसरा व्याकरण था ये 1707 में लिखा गया था। और इस व्याकरण में हिंदी को मोड़ी भाषा के रूप में संबोधित किया है। इन्होंने एक शब्दकोश भी लिखा था व्याकरण, और ये शब्दकोश दोनों जो हैं वो लैटिन भाषा में लिखे गए थे। और फ्रांकोइस मरिया de Tours का देहांत भी कहते हैं कि पटना में हुआ। उनके काम की खोज के बारे में भी पिछले दशकों में हुई है और इस पर काम हो रहा है। एक रोचक बात यह कि 1760 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय हुई थी, और उसके बाद में विलियम टोन्स जो थे उनको बंगाल की प्रेसिडेंसी दे दी गई थी। जैसे ही उनको बंगाल की प्रेसिडेंसी मिली विलियम टोन्स को, तो उन्होंने 1784 में रॉयल सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना की थी। इसके बाद से उन्होंने संस्कृत भाषा के बारे में बहुत सारे आलेख लिखे जो यूरोप में छपे। और जैसे ही वो यूरोप में छपे तो यहाँ के विद्वानों को जैसे ही पता चला तो सभी बहुत सारे विद्वान संस्कृत के प्रति रुचि लेने लगे। और इसी सिलसिले में नीदरलैंड के विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है हेनरिक कैर्न। हेनरिक कैर्न भी संस्कृत के विद्वान थे और उनको लाइडन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक पद पर आसीन थे वो। और एक बड़ी रोचक बात उन्होंने की कि डच संसद में, चूंकि उस समय 1865 में यहाँ पे उस समय ऑलरेडी यहाँ पर प्रजातंत्र था, तो 1865 में प्रोफेसर कैर्न ने डच संसद में एक प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में ये कहा कि लाइडन में संस्कृत की पीठ होनी चाहिए, संस्कृत की चेयर होनी चाहिए। इसके लिए उसने बहुत प्रयास किया। और कैर्न के उसके बाद में उन्होंने एम्स्टर्डम लाइडन के साथ साथ एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में, उत्रेक्ट विश्वविद्यालय में, ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय और लाइडन में तो था ही, संस्कृत भी पढ़ाई जाने लगी। तो इस तरीके से बहुत सारे छात्र जुड़े, सिरजोड़ हुआ। तो इन छात्रों ने भी बहुत काम किया संस्कृत पर। और कहते हैं कि कैर्न जो है, हेनरिक कैर्न प्रोफेसर, ये 1 साल के लिए बनारस भी गए थे। उन्होंने कालिदास के शाकुंतलम का भी अनुवाद किया था और वराहमित्र संहिता पर भी उन्होंने काम किया था, ये बताया जाता है। उनके बाद उन्हीं के आसपास एक काल में एक दूसरे डच विद्वान हुए और उनका नाम था हाउजिंगा। हाउजिंगा नाम के इस विद्वान ने संस्कृत के नाटकों पर भी बहुत काम किया है। इसके बाद आए जेपी वोगल। और जेपी वोगल जो थे वो हेनरिक कैर्न के शिष्य थे, जिन्होंने लाइडन में बाद में कैर्न इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी और वो संस्कृत को लेकर के थी। वोगल जो थे वो संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी बोलते थे। और इसी तरह से आप ये देखेंगे कि संस्कृत की इस पृष्ठभूमि के बाद 1930 के दशक में लाइडन विश्वविद्यालय में हिंदी का पढ़ाया जाना शुरू हुआ। और कहते हैं वोगल ने जो है प्रेमचंद का सप्त सरोज भी डच में अनुवाद किया था।
तो ये मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई, और इस समय करीब 3-4 अन्य संस्थाएं हैं, जिनमें एक संस्था है नीदरलैंड हिंदी परिषद, और नीदरलैंड हिंदी परिषद के साथ साथ 2 अन्य संस्थाएं हैं जहां पर आज भी हिंदी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के तहत यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जाती है, और उन्हीं के पाठ्यक्रम को यहाँ पढ़ाया जाता है इन संस्थाओं में। और अब तक कहते हैं लगभग 2500 छात्रों को उपाधियां दी जा चुकी हैं। हिंदी को लेकर के हालांकि जैसे ही 1975 में सूरीनाम आजाद हुआ और सूरीनाम के काफी लोग आ गए, उसके बाद से ये प्रयास काफी अच्छा रहा, और अब धीरे धीरे हिंदी और भोजपुरी का यहाँ पर ह्रास हो रहा है। नई पीढ़ी हिंदी या भोजपुरी को ना पकड़ करके वो डच या अंग्रेजी को महत्व दे रही है। तो इसलिए हमें इस ओर भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, ताकि भोजपुरी के लोगों से, भोजपुरी के साहित्यकारों से यहाँ के लोगों का सांस्कृतिक आदान प्रदान, एक संवाद शुरू हो, और वो संवाद युवा पीढ़ी तक पहुंचे, ताकि उनको पता लग सके कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो लोग 1873 से लेकर के 1916 तक गिरमिटिया मजदूर के रूप में, अनुबंध मजदूर के रूप में, बंधक के रूप में जो लोग सूरीनाम गए थे, उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनको एक बात बहुत सताती है, और वो बात सताती है कि हमारे पूर्वज कौन थे, वो कहां से आए थे। अभी एक छात्र हैं, युवा हैं, वो मेरे ख्याल से 25-26 साल के होंगे, उनका उपनाम है शिव मंगल। शिव मंगल उनके दादा परदादा जो भी थे, वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं वो भारत जाकर के और मैं देखूं कि वो किस परिवार से आए थे, कौन गांव था, कहां से आए थे वो लोग, कैसे रहते थे, ताकि मैं अपनी जड़ों से जुड़ सकूं। एक बात बड़ी रोचक घटी, अभी 28 अगस्त की बात है, सरनामी हाउस है, जो लोग सूरीनाम से यहाँ आए हैं, हिंदुस्तानी, और यहाँ पर उनको हिंदुस्तानी सूरीनाम का सरनामी कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है, उनको भारतीय नहीं कहा सकता, इंडियन नहीं कहा सकता। जो लोग यहाँ से इंडिया से सीधे आए उनको इंडियन कहा जाता है, लेकिन जो लोग सूरीनाम से यहाँ आए उनको हिंदुस्तानी कहा जाता है। तो उनकी एक सरनामी हाउस है, और उस सरनामी हाउस में एक आयोजन था उनका, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों गए थे वहां पर। तो वहां पर कई लोगों से हमारी बात हुई, और वहां पर भोजपुरी के एक बहुत अच्छे गायक हैं, गायककार हैं, उनका नाम है राजमोहन, और वो भारत भी आते हैं, काफी आते हैं, और वो अपनी प्रस्तुतियां देते हैं भोजपुरी में, वो काफी लोकप्रिय हैं भोजपुरी है। उनकी पत्नी मालती, उनसे भी मेरा मिलना हुआ, 2-3 और लोगों से मिलना हुआ, जो लोग सूरीनाम में पैदा हुए हैं, जो 1975 के बाद यहाँ हॉलैंड में आकर रहने लगे। उनको एक ही टीस है अपने जीवन में, वो ये कहते हैं कि हम पैदा वहां हुए थे, हम यहाँ अपनी जड़ें नहीं जमा पाए, हमें ये नहीं पता कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे, हम कौन हैं, हमारी पहचान कहाँ से शुरू होती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है उनके जीवन में। और ये बातें करते हुए हमने मेरे ख्याल से 3 या 4 ऐसे लोग थे जिन से मैंने बात की, और हम लोग इकट्ठे ही थे। उस 28 अगस्त की बात है, शाम को दोनों तीनों चारों लोगों ने ये कहा कि जैसे ही हम लोग भारत पहुंचते हैं, हम दिल्ली उतरते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम अपने देश आ गए, जबकि उनका कोई लिंक आज तक नहीं रहा, सिर्फ एक प्यास उनके जीवन में है, और इस प्यास को हमें जगह देनी चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए। और इसके लिए मैंने एक प्रयास और भी किया, जो विश्व रंग के आयोजक हैं संतोष चौबे जी, उनकी एक यूनिवर्सिटी पटना के पास, तो वहां पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि एक ऑफिस उनके लिए खोला जाए, ताकि जो लोग अपने पूर्वजों की टोह करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, जड़ें खोजना चाहते हैं, वहां पर उन्हें सहयोग मिल सके।
तो ये थी कुछ पृष्ठभूमि की बातें। और अब मैं आता हूं कि जो हिंदी यहाँ है वो बड़ी जो सूरीनाम की तरफ से आई है वो बड़ी खून पसीने से सींची हुई है। वो जैसा कि अभी मैंने बताया, वहां के लोगों में एक प्यास है, एक जिज्ञासा है। तो सांस्कृतिक तौर पे हमें उनको जोड़ने के लिए ये एक मेरा प्रयास विगत वर्ष से हुआ कि जैसे ही मुझे नेदरलैंड विश्व रंग का डायरेक्टर बनाया गया, तब मेरे सामने ये बात आई कि मैं किसको यहाँ पर आयोजन का अध्यक्ष बनाऊं। गांधी सेंटर की मैडम थी, उनको हमने 3-4 आयोजन किए थे उस समय। लेकिन जब जब भी मैंने उनको जोड़ने का प्रयास किया सरनामियों को, तो थोड़ी सी झिझक हुई उनमें। मैंने कहा ये रेखा है, ये हमें तोड़नी होगी, और जब हम तोड़ पाएंगे तभी ये धार दोनों मिल पाएंगी। तो ये एक बड़ी चुनौती रही है मेरे सामने कि इन दोनों धाराओं को कैसे साथ लाया जाए। यही एक कारण था कि मैं 28 अगस्त को सरनामी हाउस के आयोजन में गया, शामिल हुआ, ताकि उनको बात कर सकें, उनकी समस्याओं को जान सकें, उनके विचारों को जान सकें। क्योंकि जोड़ने का एक ही तरीका है, संवाद, कि आप टेबल पे बैठे हैं या कॉफी के साथ बैठे हैं या चाय के साथ बैठे हैं या भोजन के साथ बैठे हैं या कि कोई भी बहाना हो, तो एक खुलापन आए। और मजे की बात यह है कि वो लोग आज भी भोजपुरी बोलते हैं, जो 50-60 बरस से ऊपर की उम्र जिनकी है, वो सब भोजपुरी बोलते हैं और अच्छी भोजपुरी बोलते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं। और यहाँ पर जितने भी त्योहार भी मनाए जाते हैं, वो त्योहार आप ये देखेंगे कि वो बड़े चाव से, क्योंकि यहाँ होली भी ये लोग मनाते हैं, क्योंकि होली में अपने यहाँ तो गर्मी आ जाती है, यहाँ तो उस समय 10-11 डिग्री 12 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो ये लोग बड़े बड़े हाल किराए पर लेकर के और गुलाल से खेलते हैं। और आपको एक और रोचक बात बताऊं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को भारतीय आयोजन में, इस प्रजातंत्र के इस आयोजन में, आजादी के इस पर्व में सरनामी लोग ज्यादा उपस्थित होते हैं। तो ये बात भी उनके जुड़ाव की भारत से आज भी कि कितना गहरा जुड़ाव है उनका, ये एक उनका ये बात उनका परिचय देती है। मैं थोड़ा पानी पी लूं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 धाराएं जो थी वो यहाँ आई हैं। और इन 2 धाराओं से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक छोटा सा एक ये बुक है, ये बहुत मोटी बुक है, फॉर फ्री इंडिया। और ये इस पुस्तक में वो जानकारी है कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मित्रता की, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के पास कोई और उपाय नहीं था। अंग्रेज दुनिया में हर जगह फैले हुए थे और अंग्रेजों के साथ बात करना सुभाष बोस के लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने मित्रता की हिटलर से। और हिटलर से मित्रता करने के बाद में उसने यहाँ पर 1943 में लगभग 3000 सैनिक यहाँ आए हैं नेदरलैंड में, और वो पश्चिमी तट की जो थी की रक्षा करते रहे, निगरानी करते रहे। इस बीच वो यहाँ मेरे ख्याल से करीब 6 महीने, साल भर यहाँ रहे हैं। तो जहां पर वो लोग स्टेशन थे, जहां पर उनकी टुकड़ी रहती थी, वहां पर कहते हैं, मेरी सास बताती है कि लड़कियों का जाना मना था। तो मैंने पूछा क्या बात है ऐसी, तो मेरी सास ने बताया कि एक ही बात थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये उनके प्रेम में पड़ जाए। और हकीकत ये है कि ये टुकड़ी यहाँ करीब 6 महीने रही होगी यहाँ पर, उसके बाद ये फ्रांस की तरफ चली गई, साउथ में। यहाँ पर इस पुस्तक के आधार पर एक टीवी सीरियल भी बना, अदर टाइम्स के नाम से, अंडर टाइड नीदरलैंड में। और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से
दोस्ती भी बनी कुछ महिलाओं की, कुछ सैनिकों की। और सैनिक जो अपने साथ मसाले जो लेके आए थे, वो उनकी सास ने, यानी जो लड़की की माँ थी, उसने करीब 15 साल तक उस मसाले को काम में लिया है, और उस मसाले की चर्चा इस फिल्म में भी की है उसने। और ये एक बड़ी रोचक बात है कि उन रिश्तों से, उस मित्रता से, सैनिकों और दो तीन महिलाओं का जिक्र आता है यहाँ पर उस फिल्म में। उनकी संतानें भी यहाँ पैदा हुई। हालांकि वो लोग चले गए यहाँ से, वो जो टुकड़ी थी, सैनिकों की टुकड़ी, वो वापस फ्रांस चली गई, और फ्रांस के बाद कहाँ चली गई ये पता नहीं चलता। और वो महिलाएं आज भी जीवित हैं, जो कि उन सैनिकों की संतान है। तो हिंदी का जो था, भारतीयता की जो उपस्थिति है यहाँ, वो बहुत गहरी है, बड़ी रोचक है, बड़ी अच्छा इतिहास है उसका। क्योंकि भारतीय व्यक्ति जहां भी आप देखेंगे, भारतीय व्यक्ति जब भी अपने घर छोड़ करके, परिवार छोड़ के बाहर आ जाता है, किसी भी देश में जाके देख लो आप, विश्व स्तर पे, मैं नेदरलैंड की बात नहीं कर रहा, वो आदमी जी तोड़ मेहनत करता है। वो आदमी अपनी पहचान बनाते हुए उस देश में भी अपनी पहचान बनाता है, कानून के हिसाब से चलता है, और उस समाज का हिस्सा बन जाता है, एक अटूट हिस्सा बन जाता है। तो ये एक छोटी सी बात बताई मैंने इस पुस्तक के आधार पे। और इससे पहले एक जगह में गया था, जो उत्तरेख्त 25-30 किलोमीटर दूर है मुझसे। उत्तरेख्त में भी का भी एक कहीं ऐसा पढ़ने को मिलता है कि उत्तरेख्त का एक व्यक्ति था जो व्यापारी बन के गया था, और वो ग्वालियर राजघराने तक पहुंचा, और ग्वालियर राजघराने में जाने के बाद में वो ग्वालियर राजघराने का सेनापति बन गया था। कोरोमंडल में भी आपको इस तरह की बातें मिलेंगी, वहां भी डच हाउसेज हैं, बने हुए हैं। तो ये बात बहुत रोचक है सारी की सारी। आपको मैंने ओम टीवी के बारे में बताया कि ओम टीवी यहाँ 1982 या 83 में लगभग शुरू हुआ था, और वो एक सांस्कृतिक हमारी पहचान थी, सांस्कृतिक जीवन का एक स्पंदन था। और वो 2015 तक चला, लेकिन वो बंद करना इसलिए पड़ा कि सरकार ने फिर उसको अनुदान देना बंद कर दिया। यहाँ पर सरनामी नाम की पत्रिकाएं भी छपी हैं, जो भोजपुरी में छपा करती थी पहले, फिर वो डच में छपने लगी। और बताते हैं मोहन कांत जी की वो ओम टीवी की जो समिति थी, वो उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। आपको मैंने बोस की बात बताया, मैंने बता ही चुका। अब मैं आता हूं आपका साझा संसार की भी थोड़ी सी बात बता दूं मैं आपको, कि जो साहित्य का विश्व रंग हमने आयोजन जो शुरू किया, वो क्यों हुआ। क्योंकि मुझे 2019 में, विश्व रंग 2019 में भोपाल आमंत्रित किया गया था, और तुरंत बाद 13 नवंबर को भारतीय ज्ञानपीठ और वनमाली सृजन पीठ के तत्वावधान में अक्षरम ने एक आयोजन किया। जो अक्षरम जो है, अनिल जोशी जी हैं उसके अध्यक्ष, जो आजकल उपाध्यक्ष हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के। तो उन्होंने हैबिटाट सेंटर दिल्ली में एक आयोजन किया, और उस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया। तो कविता पाठ के बाद हमारी भारतीय ज्ञानपीठ वनमाली सृजन पीठ, जिसके निदेशक लीलाधर मंडलोई जी हैं, उनसे बात हुई। तो हमने ये कहा कि चूंकि काम हिंदी पर विश्व भर में, भारत के बाहर बहुत हो रहा है, लेकिन उसकी पहचान वही बात है कि जो भारतीय मूल धारा है और प्रवासी साहित्य है, उसको दोयम दर्जे का माना जाता है। जबकि साहित्य साहित्य है, वो साहित्य कभी दोयम दर्जे का नहीं होता। तो मैंने ये कहा कि इसको साथ लाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जोड़ना बहुत जरूरी है। तो उस प्रयास के साथ
उस संवाद के बाद हमने ये प्रयास किया और अब तक पिछले वर्ष से अब तक साहित्य के विश्व के हर महीने आयोजन होते रहे हैं और उसमें भारतीय ज्ञानपीठ से और वनमाली सृजन पीठ से और विश्वरंग संतोष चौबे जी हमेशा आते रहे हैं हम लोग। और साथ में अब तक हमने करीब 150 साहित्यकारों को एक मंच पे लाके खड़ा किया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको लिखने में दिक्कत आती, जिनकी रचना का संपादन मुझे करना पड़ता, और एक बार संपादन करने के बाद मैंने ये देखा कि वो जिनका संपादन साल भर पहले किया था वो आज पुस्तक पूरी करने के स्तर पर हैं। तो ये एक छोटी सी बात हमारे लिए अवरोध बनी रहती है। यदि रचनाकार को मंच नहीं मिलता तो वो आगे भी नहीं आ पाता। तो ये प्रयास इसलिए किया गया और ये अभी आगे भी चलता रहेगा। अभी हमने साझा संसार ने पिछले दिनों हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, इस पर भी हमने काम किया और उस पे हमने नौटियाल जी का व्याख्यान भी करवाया था, जिनमें उन्होंने पूरा बाकायदा ये स्पष्ट किया कि आज के दिन हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है और इसको ये दर्जा दिलवाया जाना चाहिए, भारतीय सरकार को प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं संस्कृत की बात कर रहा था आपसे अभी, जो ग्लोबल लीगेसी ऑफ संस्कृत की बात हुई, संस्कृत की वैश्विक विरासत की बात हुई। 3 जून 2021 को भारतीय दूतावास ने एक संस्कृत ऐप लॉन्च किया था, जिस ऐप के माध्यम से संस्कृत सिखाई जाती। तो मुझे भी आमंत्रित किया गया वक्ता के रूप में। तो मैंने उनको 2-3 बात बताई। मैंने कहा ऐप लॉन्च करना संस्कृत के लिए अच्छी बात है, अच्छा कदम है, लेकिन संस्कृत पे बहुत काम होना बाकी है। उसकी वजह मैंने कहा मैं आपको ये बताते हुए बताऊं कि संस्कृत वैदिक जो विद्या है वो जीवन की विद्या है और जीवन का सार हमें मिलता है, वो हमें बिल्कुल हमारे स्रोत के पास ले जाती है। वो हमें ये सिखाती है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि कह देना बड़ा आसान हो सकता है, लेकिन ये जिस व्यक्ति ने कहा होगा उसने उस तह पर, उस सतह पर, उस तल पर जाकर मन के कि हाँ अहम ब्रह्मास्मि। इसीलिए हमारे इतने देवी देवता हैं जो कभी मानव रूप में थे और उन्होंने चेतना के उस जगत तक अपना स्थान बनाया। तो मैंने उनको 3 उदाहरण दिए। मैंने कहा आप ये देखिए कि मडोना पॉप सिंगर हैं अमेरिकन, और बीबीसी ने उनके लिए ऑनलाइन संस्कृत सीखने की व्यवस्था की। क्यों? मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, उनका नाम है एकार्ट टोले। एकार्ट टोले जर्मनी के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपना सारा अपना जॉब छोड़ करके और वो बनारस की गलियों में घूमे हैं और उन्होंने संस्कृत सीखी है। 2008 में वो रोटरडम आए थे, कनाडा में रहते हैं इस समय। मेरी बात भी हुई, छोटा सा संवाद हुआ। तो वो संस्कृत को हर जगह उद्धृत करते हैं, वेदों को उद्धृत करते हैं, ऋग्वेद की बात बताते हैं, उपनिषदों की बात बताते हैं। क्यों? तीसरा मैंने उनको उदाहरण दिया टीएस इलियट का। अगर समय ज्यादा हो रहा हो तो आप मुझे बताएं, मैं विराम दे दूंगा। नहीं सर, आप आगे बढ़ाइए सर। जी, मैंने तीसरा उदाहरण दिया टीएस इलियट का। टीएस इलियट को 1948 या 49 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का। टीएस इलियट संस्कृत के विद्वान थे। टीएस इलियट ने एक कविता लिखी है द वेस्टलैंड, जिसका अंत किया है उन्होंने शांति शांति शांति। क्यों?
टीएस एलियट ने भारतीय दर्शन का उनको गहरा ज्ञान था। उन्होंने भारतीय दार्शनिकों का और पाश्चात्य दार्शनिकों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्होंने ये लिखा है कि यदि मैं पाश्चात्य दार्शनिकों को भारतीय दार्शनिकों के साथ तुलना करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि पाश्चात्य दार्शनिक आज भी प्राथमिक शाला के छात्र भर हैं। मैंने कहा ये सब बातें ये बताती हैं कि संस्कृत विश्व धरोहर बनने के योग्य है। विश्व धरोहर, विश्व की भाषा होनी चाहिए, विश्व धरोहर होनी चाहिए। हर नागरिक जो यहाँ, हर व्यक्ति जो यहाँ जीवित है इस धरा पर, उसको संस्कृत का ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। तो मैं ये 2-3 बातें आपको बता रहा था। तो ये बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र में काम होना चाहिए। और अभी जो मेरी बात हो रही थी कल ही किसी संस्था से, तो उन्होंने कहा कि ये संस्कृत का दोबारा से पढ़ाया जाना, क्योंकि हमारे जो 4 धाम थे पहले, जिस तरीके से हमारा जीवन बंधा हुआ था, आज हम पूरे विश्व को पान सकते हैं। वो तकनीकी हमारे हाथ है, वो साधन हमारे हाथ है। और आज हम, ये एक बहुत अच्छी बात है, आज हम गरीब नहीं है। आगे चलते हुए मैं आपको बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है समय हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूं और उसका शीर्षक है, ये एक संस्मरण है छोटा सा, 3-4 मिनट का है, 5 लग जाए। शीर्षक है बोनस मदर। मैं पढ़ता हूं। एक मित्र युगल से कोरोना वायरस के चलते मैं 1.5 वर्ष से नहीं मिल पाया था। वे काफी दूर रहते हैं, लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों विगत सप्ताहांत उनसे मिलने गए थे। हम दोपहर 5 बजे उनके घर पहुंच गए थे। दूरी को देखते हुए सदा से ही जब भी उनसे मिलने उनके घर जाते तो रात का विश्राम भी वहीं होता रहा है। इस बार भी वही हुआ। यहाँ इस बात की चर्चा करना भी जरूरी है कि हॉलैंड में शाम के भोजन को लेकर एक बहुत ही सामान्य परंपरा है। लगभग 90% परिवारों में शाम को 6 से 7 बजे के बीच भोजन करने की आदत है। स्वस्थ जीवन पोषण की परंपरा है। कहते भी हैं कि भरे पेट बिस्तर में नहीं जाना चाहिए। भोजन और सोने के बीच 3-4 घंटे का अंतराल स्वास्थ्यकारी है। साथ ही भोजन व सोने के बीच 3-4 घंटे का समय हो तो परिवार की आपसदारी की बातें भी हो जाती। शाम के समय इन दिन भर की बातों के लिए हर किसी को पर्याप्त समय मिल जाता है। यार दोस्तों की बातें, घर की, काम की और दिन भर की सब बातें खाने की मेज पर आ धमकती हैं। मन हल्का हो जाता है। सुख दुख सब टेबल पर बांट लिया जाता है। चिंता हो तो घट जाती है। चिंता टेबल पर छूट जाती है, उसे साथ लेकर नहीं सोया जाता। कोई खुशी की बात हो तो फिर हंसी के ठहाके जीवन को सुख से सराबोर कर देते। इस युगल मित्र के घर जाते समय मैं कार ड्राइव कर रहा था। मेरी पत्नी मेरे साथ थी। एक जेब्रा क्रॉसिंग पर मुझे हरी बत्ती मिल गई। मेरे पीछे कारों की लाइन लगी हुई थी। मैंने देखा कि जेब्रा क्रॉसिंग पर एक 7-8 साल का बालक खड़ा हुआ है। मैंने कार को रोक दिया। बालक गुजरती कारों पर नजर गड़ाए था। मैंने बालक की ओर इशारा कर उसे जेब्रा क्रॉसिंग पार करने के लिए इशारा किया। उसको जाने दिया। बालक को इसी का इंतजार था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, ऐसा ना करो। मैंने कहा, क्यों? क्योंकि वह बालक ठीक खड़ा हुआ था, जेब्रा क्रॉसिंग पार करने के लिए हरी बत्ती का इंतजार कर रहा था। उसे जीवन में सीखना है। उसे यातायात के नियमों के बारे में सीखना है। इसलिए उसका आज खड़ा होना जरूरी है। धीरज जरूरी है, ताकि वह भविष्य में कभी गलती नहीं करेगा। इस संवाद के साथ कुछ किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम युगल मित्र के घर पहुंच गए। युगल मित्र का नाम इर्मी और मार्क है। उनके घर के पिछवाड़े में अभी सुहानी धूप थी, सो वहीं पर चाय के साथ आपसी कुशल क्षेम पूछने की बात शुरू हुई। मैंने इर्मी से उनके बेटे जॉय और बेटी जॉयस के कुशल क्षेम की पूछी। इर्मी ने दोनों के बारे में बताया।
कि दोनों कुशल हैं। जोयस की ननद जोया तो कल शाम का भोजन भी हमारे साथ ही करेगी। मैंने कहा बहुत खुशी की बात। इतना कहने को ही था कि इर्मी ने अपनी कल शाम के जोया के साथ शाम का भोजन की बात को पूरी करती हुई बोली, जोया की बोनस मदर भी कल शाम जोया के साथ डिनर के लिए आएगी। बोनस मदर, इन दोनों शब्दों को सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये बोनस मदर कहाँ मिलती है? आखिर मैंने पूरी गंभीरता से पूछ ही लिया। मेरा सवाल सुनकर इर्मी तो हंसने लगी ही, साथ में मार्क व मेरी पत्नी दोनों ने अपनी बात करना बंद कर ठहाका लगाया। इर्मी ने फिर जोया व उसकी बोनस मदर के कल शाम आने की बात को दोहराया और बोनस मदर के बारे में बताने लगी। इर्मी ने बताया, जोया की मित्रता एक युवक से हुई। युवक का नाम मार्को है। जोया का मार्को के माता पिता से भी मिलना हुआ। कुछ महीने बाद जोया और मार्को ने साथ रहने का फैसला कर लिया। वे दोनों एक किराए पर घर लेकर साथ साथ रहने लगे। इर्मी ने कहना जारी रखा। वह बोली, जोया और मार्को साथ रहते हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि जोया की मां सिल्वा को डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर होना बताया। यह दुखद जानकारी पाकर जोया मां के लिए चिंतित रहने लगी। ब्रेन ट्यूमर की सुनकर उसका अपनी मां से मिलना जुलना भी बढ़ गया। मार्को की मां भी जोया का साथ देने लगी। जोया जब अपनी मां सिल्वा से मिलने जाती तो मार्को की मां भी जोया के साथ जाने लगी। जोया की मां की देखभाल में भावनात्मक स्तर पर जोया और युवक मार्को की मां मादलिया के संबंध प्रगाढ़ होते गए। जोया अपनी मां को अधिक समय दे रही थी। यह सब बताते हुए इर्मी के माथे पर सिकुड़न बढ़ गई थी। मुझे इर्मी का चेहरा देख उसकी आंखों की पुतलियों और भौहों चिंता के भाव से बोझिल जान पड़ी। चिंता का भाव अब उसकी जुबान पर भी दस्तखत दे रहा था। वह चिंतित स्वर में बोली, अपनी ब्रेन ट्यूमर से बीमार मां की देखभाल के कारण जोया मार्को को अधिक समय न दे पाती थी। इस कारण जोया और मार्को के संबंध बिखरने लगे। जोया रात को बीमार मां के पास होती तब मार्को भी घर से निकल लेता। मार्को फिर से नए प्यार की प्यास में कॉफी हाउस, बियर बार के गलियारों में शाम बिताने लगा। यह कहते हुए इर्मा का स्वर और भी बोझिल हो गया। सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। इस कारण मैंने अपने दाएं हाथ से आंख पर छांव बना ली थी। अपनी एक मिची आंख से मैं बराबर इर्मा के शब्दों और चेहरे पर टिकटिकी लगाए हुए था। मैंने इर्मी के बोलते समय एक क्षण भी हस्तक्षेप नहीं किया। वह मेरे चेहरे पर पड़ती सूरज की किरणों पर ध्यान न देते हुए वह गौर से कुछ याद करती, थोड़ा झिझकती हुई धीमे स्वर में बोली, थोड़े ही समय बाद एक दिन ऐसा भी आया कि मार्को ने किसी युवती के प्यार में पड़ने की बात जोया को बताई। जोया को इस तथ्य का कुछ एहसास भी था। मार्को के मुंह से इस तथ्य के पुख्ता होने की सुनकर उसने अपने आप को संभाला। अब दोनों का साथ साथ रहना दूभर हो चला था। मार्को ने घर छोड़ने का फैसला किया। मार्को के घर छोड़ने के बाद जोया अब अकेली पड़ गई थी। मार्को की मां मादलिया जोया और मार्को के संबंधों में खटास आने पर और दोनों के एक दूसरे से अलग होने पर भी जोया की हिम्मत बताती रही। वह पूर्ववत जोया की बीमार मां सिल्वा की देखभाल के लिए जोया के साथ जाती। वह जोया की मां के घर की साफ सफाई में पूरा हाथ बटाती। यह सब विस्तार से बता इर्मी ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए थोड़ा मुस्कुराकर कहा, हम कल शाम डिनर पर जोया और मादलिया का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार सुनने के लिए, समय देने के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपका एक घर यहाँ भी है हॉलैंड में, आप आइए किसी दिन। बहुत बहुत आभार आपका। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेदरलैंड में हिंदी का माहौल, हिंदी का वातावरण, जैसे कि विश्वविद्यालय से लेकर के
निजी संस्थाओं की ओर से और अलग अलग जो स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से जिस तरह हिंदी का माहौल अभी तक चल रहा है, इन सभी विषयों के बारे में आपने विस्तार से हमारे सामने अपना विचार प्रस्तुत किया सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि सभी मित्र जानते हैं, आज का जो विषय है नीदरलैंड में हिंदी, इस वक्तव्य विषय पर अपना कोई भी जो हमारे साथ जितने भी जो शोधार्थी या अध्यापक मित्र जुड़े हैं, इनका कोई भी सवाल, कोई भी जिज्ञासा, कोई भी अपना विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर विजय भारती। सर भारती जी, सर नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और मैं सुन रहा था, कुछ देर तो इंटरनेट की गड़बड़ी थी इसलिए नहीं सुन पाया। हाँ, मेरी एक जिज्ञासा है, बहुत अच्छा वक्तव्य लगा सर का, बहुत सारी चीजें हम लोग जान पाए। सर एक बार एक मिनट, विजय कुमार भारती जी जो है नजरुल खाजी नजरुल विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर है, बताइए। जी प्रणाम। जी प्रणाम सर। जी तो मेरा एक सवाल है कि नीदरलैंड की जो संस्कृति है और भारत की जो संस्कृति है, इन दोनों में कोई ऐसे एलिमेंट या ऐसे तत्व दिखाई देते हैं जिनमें काफी समानता दिखती हो? मेरी जिज्ञासा है ये सवाल नहीं है। चूंकि आप नीदरलैंड से, और मुझे काफी अच्छा लगा, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि बहुत अच्छा वक्तव्य आपने रखा, और जो संस्मरण सुनाया जो कविता के फॉर्म में, वो बहुत ही मार्मिक था। तो मेरी ये जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जिज्ञासा है, बहुत बढ़िया बात है। सांस्कृतिक तौर पे तो देखिए, चूंकि जहां तक मामला धर्म का है, जहां तक मामला सामाजिक रीति रिवाजों का है, वहां कहीं मेल नहीं खाता। लेकिन जी जहां जहां भी दिमाग का खुलापन यदि है, क्योंकि जी डच लोग बड़े खुले हैं दिमागी तौर पे, तो उन लोगों को बड़ी जल्दी समझने में और उनको कतई दिक्कत नहीं होती कोई बात साझा करने में या बताने में या संवाद करने में। मैं एक संस्कृति की छोटी सी बात बताऊंगा जो शायद आपको रोचक लगे, थोड़ा जी समझ पाएंगे आप। मैंने जैसा कि बताया, मेरी पत्नी डच है, और जब हम मिले तो हम मिले थे खजुराहो। तो मेरी पत्नी जब वापस नीदरलैंड आई तो उन्होंने अपनी माँ को बताया, यानी मेरी सास को, कि माँ अब मुझे कोई मिल गया है, मैं किसी को जानती हूँ। तो माँ बड़ी खुश हुई ये जान के कि भाई ठीक है। तो हुआ ये कि फिर माँ ने ये कहा, जब माँ को ये पता लगा कि कौन है, माँ ने पूछा कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो भारतीय है, भारत का। तो माँ की माथा ही सनक गया, उनका सनक गया बिल्कुल। बोला उसको कांटे छुरी से खाना आता है? तो मेरी पत्नी बोली, माँ उसको हाथ से भी खाना आता है और कांटे छुरी से भी खाना आता है। जी तो ये इस तरह की बातें हैं जो जो मतलब कल्चर, सांस्कृतिक तौर पे हमारा जो मिलन है वो तभी हो सकता है जब हमारा दिमाग खुला हो। मैं एक और छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको, शायद और समझ में आए। जी एक बार मैं अपने गांव में था, और पिताजी को कुछ पिताजी ने कहा कुछ पैसे हैं जेब में, तो मैंने अपना पर्स निकाल के जितने थे उनको दे दिया। मेरी पत्नी ने ये सब देख के कहा, बोले ये क्या कर रहे हो आप? बोला मैंने कहा मेरे पिताजी ने पैसे की जरूरत थी, उनको तो दे दिया। तो बोला कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। तो ये इस तरह की बातें हैं जो जो हमें लांघनी पड़ती, हमें एक दूसरे को समझना पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति, आप संस्कृति की बात छोड़ दें, हमारे अपने समाज में जहां हम एक संस्कृति में पले बढ़े, वहां भी हर व्यक्ति अपना अपना लबादा, अपना लगेज साथ लिए हुए। जी तो समानता की बात मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जरूर है
कि दिमाग का खुलापन यहाँ पर बहुत है। आप अपने धर्म की बात कर सकते हैं। उनके यहाँ के जो चर्च हैं, आप ये देखिए कि चर्चों में अब अपार्टमेंट बन रहे हैं। अच्छा ये एक खुलेपन की बात है, जी, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। तो और उस विषय में यहाँ पे अगर आप जैसे अभी दिवाली पे मैंने मित्रों को बुलाया, उनको टीका लगाया, संस्कृत के एक दो श्लोक जो थे वो उनका उच्चारण किया, उनको बहुत अच्छा लगा। जी तो समानताएं ढूंढना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन विषमताएं बहुत हैं। लेकिन उन विषमताओं को हम कैसे पाएं, ये हमारे खुले दिमाग की सोच है। यदि हम खुले हों, स्थान दें उन विचारों को, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। ये जी मेरा अपना अनुभव है जो मैंने आपसे साझा किया। यदि जी किसी और मित्र के, विद्वजन के कोई प्रश्न हो तो मैं बहुत खुशी आपसे जी जी अर्ज जी के साथ साझा करना चाहूंगा। जी धन्यवाद, धन्यवाद विजय कुमार भारती जी। धन्यवाद मित्रों। और कोई साथी अपना विचार, अपनी जिज्ञासा और जो कुछ भी इस आज के जो नीदरलैंड में हिंदी विषय का आपने जो कुछ भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। सर, मैं ही एक विषय आपसे जो पूछना मतलब जानना चाहता हूँ कि भारत में जिस प्रकार भाषा की व्यवस्था है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की भाषाएं हैं और उनकी अपनी अपनी संस्कृति है। तो इस संदर्भ में या इस दृष्टि में देखा जाए तो नीदरलैंड में भाषा की जो व्यवस्था किस प्रकार की है, हमारे यहाँ जिस प्रकार के है उससे समान है या भिन्न है, इसके संबंध में मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। जी, ये बहुत रोचक प्रश्न है मंजुनाथ जी। नीदरलैंड वैसे बहुत छोटा देश है। हाँ। इतना छोटा है कि वो अपने केरल की साइज का है, ये समझो आप। अच्छा। तो यहाँ पर दो ही भाषाएं हैं, एक डच है और दूसरी फ्रीस है। फ्रीस नॉर्थ में बोलते हैं। तो वो स्थिति नहीं है। लेकिन यदि आप यूरोप को देखें और भारत की बात करें तो समानता दिखाई देती है भाषाओं की विषमताओं की दृष्टि से। अच्छा। और वो समझ यहाँ पर है एक दूसरे की और यूरोपीय होने की। जैसे हम लोग भारतीय मानते हैं विभिन्नताओं के साथ, यहाँ का व्यक्ति भी अपने आप को यूरोपीय मानता है। यहाँ तो यूरोप की अपन बात करें तो ज्यादा सटीक रहेगा बजाय नीदरलैंड के। क्योंकि नीदरलैंड तो मैं बताऊं आपको कि ये एक बहुत छोटी सी जगह है। और छोटी सी जानकारी ये दे दूं कि यहाँ का लगभग 1/3 हिस्सा, जहां मैं रह रहा हूं, ये हिस्सा 100 साल पहले पानी के नीचे था, समुद्र था यहाँ पर। ओहो, अच्छा। और नीदरलैंड का 1/3 हिस्सा समुद्र के पानी के स्तर से नीचे है। एम्स्टर्डम का एयरपोर्ट, जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वो करीब 4.5 मीटर समुद्र के जल स्तर से नीचे है वो। ओहो, अच्छा। तो एक बार तो एक अमेरिकन ने जब वो देखा, वहां पर एक चित्र बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि अब आप किस जगह पर हैं और समुद्र के जल स्तर से आप कितने नीचे हैं। तो एक अमेरिकन था, उसने देख के वापसी की फ्लाइट पकड़ ली वहीं से कि मैं भाग लूं। लेकिन इनकी जो वाटर टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। इन्होंने समुद्र, जहां मैं हूं यहाँ पर, इन्होंने समुद्र को पीछे धकेल करके और जमीन बनाई है, जमीन पैदा की है। अभी कुछ साल बरस पहले जब रूस की पनडुब्बी डूबी थी पानी में, तो यहीं के लोगों ने वहां से जाके निकाला था। जब मॉन्ट्रियल में जो जॉर्ज बुश के टाइम पर एक बहुत तेज तूफान आया था, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो वहां भी उन्होंने एक वो दरवाजे बनाए हैं कि समुद्र को कैसे दूर रखा जाए। अच्छा। हाँ, तो ये इनकी वाटर, यहाँ का जो राजा है वो वाटर टेक्नोलॉजी में उसने मास्टर्स की हुई है। ओहो। यदि एक आपका वो हो तो मैं एक छोटी सी कविता और सुना दूं आपको। नहीं, बताइए, सुनाइए सर, आपका स्वागत। ये है मैंने अपने आप से एक दिन पूछा कि मैं अपने नाम से परे कौन हूं। और ये हर व्यक्ति को पूछना चाहिए, क्योंकि नाम आपका कोई दूसरा भी हो सकता था।
और ये कविता वाह। सभी सभी भारतवंशियों के लिए सही है, बात है। सभी भारतवंशियों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसका शीर्षक है, ये जो जब सवाल किया मैंने तो मुझे एक जवाब मिला, वो जवाब मिला और वही इसका शीर्षक है, राजदूत हूं भारत का। मैं राजदूत हूं भारत का, मैं पत्थर इसी इमारत का, मैं पूरे प्रण से प्रतिष्ठित हूं, मैं इसी भाव से पोषित हूं, मैं राजदूत हूं भारत का, मैं हिस्सा इसी इमारत का। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं मर मिटने को सदा सजग। ये पंक्तियां मैंने उस समय लिखी थी जब मेरा छोटा भाई था, वो आर्मी में थे, और अपना 1999 में जब टाइगर हिल को उन्होंने पाकिस्तानियों से कब्जे में लिया था वापस, वो 3 लोग थे जिन्होंने कब्जे में लिया था। ये उस समय लिखी थी मैंने पंक्तियां। बढ़िया। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं मर मिटने को सदा सजग, मेरा है एक ये प्रण अडिग, रहे अस्तित्व नित्य भारत का, मैं राजदूत हूं भारत का, मैं पत्थर इसी इमारत का। हे देश तुम्हारे आंगन में, हे देश तुम्हारे आंगन में, मैं भी एक छोटा सा पत्ता हूं, मैं एक पवन का झोंका हूं, मैं हूं हिस्सा भी आंधी का, मैं राजदूत हूं भारत का, मैं पत्थर इसी इमारत का। पोह माह की सर्द सुबह हूं, पोह माह की सर्द सुबह हूं, पोह माह की सर्द सुबह हूं, तपते ताप की जेठ दोपहरी, मैं रात चांदनी पूर्णिमा की, मैं सघन अंधेरा मावस का, मैं राजदूत हूं भारत का, मैं पत्थर इसी इमारत का। योग ज्ञान मेरा गौरव है, योग ज्ञान मेरा गौरव है, मैं सौंदर्य मानवता का, योग ज्ञान मेरा गौरव है, मैं सौंदर्य मानवता का, इसी से यह जग सौरभ है, मैं शांति दूत ध्यान धरा का, मैं राजदूत हूं भारत का, मैं पत्थर इसी इमारत का। अगली 4 पंक्तियां हैं। महासागर का गंभीर सलिल, महासागर का गंभीर सलिल, मैं पिघलन हूं उष्ण ताप का, मैं ठोस बड़ा हिमखंडों सा, हिम श्रृंखला के आंचल का, मैं राजदूत हूं भारत का, मैं पत्थर इसी इमारत का। और अंतिम 4 पंक्तियां आपसे साझा कर रहा हूं। भाव उमंगों का थिर तल हूं, भाव उमंगों का थिर तल हूं, मैं चैतन्य पथिक जग जीवन का, भाव उमंगों का थिर तल हूं, मैं चैतन्य पथिक जग जीवन का, हूं उठता ज्वार मैं हूं कारों का, सहज झिलमिल राग तरंगों का, मैं राजदूत हूं भारत का, मैं पत्थर इसी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी। देश के प्रति अथाह प्रेम है आप में सर। बहुत सुंदर। तो जी आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। और कोई मित्र कुछ आखिरी सवाल या आखिरी जिज्ञासा, और कोई मित्र कुछ अपनी जिज्ञासा, अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। ये आखिरी जो लगता है, आपका स्वागत है। कोई भी आज के विषय से संबंधित, नीदरलैंड में हिंदी जो आज के प्रमुख वक्ता है डॉक्टर रामा तक्षक जी, जो प्रसिद्ध कवि और हिंदी सेवी है, और साझा संसार एवं विश्वरंग नीदरलैंड के जो निदेशक हैं, और उसके साथ साथ जो साहित्य का विश्वरंग उसके संयोजक है। इस विषय पर कोई भी अपना विचार, अपनी जिज्ञासा, जो कुछ भी रखना चाहते हैं, अंतिम है, आपका स्वागत है। विनय जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, बहुत ही अच्छा व्याख्यान लगा आपका। और मैं 2 साल पहले नीदरलैंड गया था जी। तो उस संदर्भ में थोड़ा घूमने का मौका मिला था। बड़ा ही सुंदर देश है और बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो जो पूरा नीदरलैंड है वो समुद्र तल के से नीचे है वो, बट फिर भी वहां का वाटर मैनेजमेंट बहुत ही बेहतर है, जिसके कारण उन्होंने पानी को पीछे धकेल रखा है। सर, मेरा एक छोटा सवाल है। आपने अपने वक्तव्य में जिक्र किया था कि भारतीय जीवन मूल्यों को समझने के लिए विश्व लालायित है। तो इस संदर्भ में, क्योंकि भारत का जो जीवन मूल्य है वो पूरी दुनिया जानना चाहती है, तो वो हमारी भाषा कौन सी होगी जिसके माध्यम से हम इन मूल्यों को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। जहां एक और हिंदी को लेकर, मैं दक्षिण भारत में हूं, हिंदी को लेकर एक अलग राजनीति चल रही है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इवन मुझे आश्चर्य हुआ बंगाल में भी कभी कभी हिंदी का विरोध हो जाता है। तो जो भारत का जीवन मूल्य है उसके लिए, मैं राष्ट्रभाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, राजभाषा की नहीं बात कर रहा हूँ, जिस मूल्य को दुनिया समझना चाहती है, लालायित है,
उसके लिए हम किस भाषा का प्रयोग करें ताकि दुनिया जान सके उसे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और ये बात मैंने अभी 28 अक्टूबर को जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग से भी बात की थी, ग्लोबल लेगेसी ऑफ संस्कृत, संस्कृत की वैश्विक विरासत में। जी। जो भारतीय हमारा ज्ञान है, हमें सदियों पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आज का नहीं है, नंबर एक। क्योंकि जिस समय संस्कृत लिखी गई थी, जिस समय ऋग्वेद, वेद लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे, उस समय धर्म नहीं थे, ना हिंदी थी उस समय। तो मैंने ये सवाल जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग से भी किया था, जो अभी आपने किया। और मैं ये समझता हूं, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है इस बारे में, और वो हमें सीखनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो जीवन मूल्यों को समझने के लिए हमें भाषा के दायरे से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि जहां भी संकीर्णता होगी, वहां जीवन मूल्य खड़े नहीं हो पाएंगे। तो भाषा को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा। और इस, जहां तक सांस्कृतिक और जीवन मूल्यों की जहां तक बात है, संस्कृत अपने आप में एक ऐसी पूर्ण भाषा है जिसके पास अपना व्याकरण है, जो पुरानी है, जिसके पास पूरा ज्ञान है। और संस्कृत का जो शब्द हैं, जो उच्चारण है, आप ये देखेंगे कि हम एक संस्कृत के श्लोक का उच्चारण क्यों करते हैं, और यदि हम करते हैं तो हमारा तादात्म्य, हमारे अंतर और अस्तित्व के साथ जो मेल है, वो एकदम जुड़ जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि इस विषय पर हमें सभी भाषाओं के दायरे से बाहर आके और संस्कृत से जुड़ना चाहिए। और यदि संस्कृत से जिस दिन मानवता जुड़ गई, उस दिन हम अंग्रेजी को भी भूल जाएंगे और सब भूल जाएंगे। हम ये सारे भेद मिट जाएंगे, हमारे सब गिर जाएंगे। क्योंकि एक और हम इसको वैज्ञानिक भाषा मान रहे हैं और दूसरी ओर हम लगभग इसका प्रयोग बहुत ही सीमित कर चुके हैं। और बीच बीच में सरकार की जो नीति बनती जा रही है, उससे लगभग एक विलीन होती चली जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा हस्तक्षेप करूंगा यहाँ पर, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से, मेरी उनके साथ 2 मीटिंग पहले हुई इस साक्षात्कार से पहले। जो हम और आप जुड़े हुए हैं, ये कंप्यूटर या मोबाइल या कंप्यूटर, इसकी जितनी भी गणना है, वो सारी गणना ऋग्वेद की है। ऋग्वेद की है। जो हम जुड़े हुए हैं, ये सारा का सारा हमारा भारतीय दर्शन है। ये हम जो अपने आप को देख रहे हैं, जो हमारी मूर्तियां हैं, वो हम आज एक दूसरे को देख रहे हैं, ये मूर्तियां ही हैं हमारी पृथ्वी। जी जी जी। कंप्यूटर की भाषा में संस्कृत को जब उसने, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्टीव जॉब और क्या नाम है, बिल गेट्स के साथ काम किया है। वो आदमी 75 वर्ष का है आज। उसने ये बताया कि कंप्यूटर को हम संस्कृत की भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में गणेश मानते हैं। अच्छा। और ये जो माउस है ना, ये गणेश जी का चूहा है। कुछ और नहीं है, ये वहीं से लिया गया सारा। सिर्फ हमें बताने भर की जरूरत है, लेकिन हमें ये ज्ञान कभी साझा किया ही नहीं गया कि ये कहाँ है, क्या नहीं। और जो बात हम संस्कृत की करते हैं, यदि कोई अच्छा कोई आयोजन होता है, कोई विवाह होता है, या कोई गृह प्रवेश होता है, या कोई जन्मोत्सव होता है, तो हम पंडित जी के पीछे पीछे पड़ते हैं कि वो आ जाएं तब काम शुरू हो, वो 4 श्लोक बोल जाएं तब काम पूर्ण हो, और वो जब चले जाएं तो हम झाड़ू मार के बाहर निकाल देते हैं। इसलिए ये सब चीजें, इसका पूरा मेरे पास एक रोड मैप है कि किस तरह से आ जाना चाहिए। क्योंकि जब ये मैंने काम शुरू किया तो बहुत चिंतन किया इस पे, 2-3 महीने 4 महीने विचार विमर्श किए। तो संस्कृत भाषा और संस्कृत में जो ज्ञान है, वो अपने आप में परिपूर्ण है, कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है। और पूरा संसार दौड़ रहा है उसके पीछे। मतलब आपका कंप्यूटर खड़ा है उससे, उसने सबको जोड़ दिया, सारी गणनाएं वहीं से आई हैं। और ये इतनी संपदा किसी दूसरी भाषा के पास नहीं है। नहीं है। नहीं। जी जी सर, धन्यवाद सर। सर वो धन्यवाद कविता सर। मैं चाहूंगा आप शेयर कर दें सर। कौन सी वाली? ये मैं कविता? कौन हूँ
जो विचार आपने व्यक्त किया था, मैं कौन हूँ, मैं राजदूत जी हूँ, जी वो शेयर कर देंगे तो मैं जी अपने जी, बच्चों बिल्कुल को उसको बिल्कुल दिखाना चाहूंगा कॉलेज में। बिल्कुल 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 बहुत अच्छी कविता है जी सर, बहुत बिल्कुल सुंदर जी सर। कविता। हम्म। जी जी, तो ठीक है। अब मित्रों, आदेश है या कुछ और कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है, बैठे अभी। हाँ सर, हाँ सर, कोई आदेश नहीं है, जस्ट प्रार्थना है आखिर में, क्योंकि आप सभी ये जानते आपका हैं बड़प्पन है। देश के, नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है। आप सभी जानते हैं, विनय ने भी संकेत के रूप में बता दिया, विनय जी ने भी संकेत के रूप में बता दिया है कि फिलहाल हमारे यहाँ क्या चल रहा है। बहुत से जी हमारे जो लगभग कर्नाटक में 3,000 से ज्यादा हिंदी अध्यापक है, सभी इसी विषय पर बहुत चिंतित हैं। तो हम सभी मिलकर के, हम सभी की ओर से, अपने जो अध्यापक मित्र जो हैं उन सभी की ओर से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, और आपसे जितने भी हिंदी के सेवी, जो हिंदी के अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपकी ओर से मैं प्रार्थना करता हूं, तो इस संबंध में कुछ ना कुछ हो जाए, बस सर, और कुछ नहीं है। देखिए, तो आप ये हाथ मत जोड़िए, वो आप वो तो आदेश है, प्रार्थना नहीं। देखिए, शुरू से ही आपने कहा, तो मैं मुझसे जितना बन पड़ रहा है वो होगा, और आप निश्चिंत ओके रहें, सर, इतना ही ओके कहूंगा सर, मैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत मतलब वो धन्यवाद। क्रम तो पे पहुंच आगे गया, खाली अब केंद्र सरकार को बताना है कि एनईपी में कुछ जबरदस्ती नहीं है। नहीं, वो मैंने आपकी बात पहुंचा दी है, चिंता मत करो आप। जी सर, ओके धन्यवाद सर, सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो आगे बहुत बहुत बढ़ते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। और सर। धन्यवाद के लिए आज के जो हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो हैं, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। वे आए सर और इस कार्यक्रम में धन्यवाद समर्पित करें। सर, धन्यवाद प्रस्ताव के पहले मैं मंजीत कौर, हुबली कर्नाटक से सभी को हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। सर, बोलिए एक मैडम। कविता और हो जाए तो अच्छा होगा, प्लीज। सर बहुत पब्लिक अच्छी डिमांड लगती है, है, एक और सर कविता पब्लिक डिमांड है। कृपया पढ़। हाँ जी। ये मंजीत कौर मैडम है, ये जी कर्नाटक में हुबली में रहती है, और वो जिसके पंजाब की हैं, फिर जी, भी यहाँ पर ही जो रह रही है मैडम। मैं एक थोड़ी सी रोमांटिक कविता पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है कि महुआ जो है ना, गर्मियों में बहुत महकता है, अगर पास से निकलो तो। जी उसका पेड़ के जो फल होते वो इतनी अच्छी खुशबू छोड़ते। तो यही सामने आ रही है। ओ महुआ, ओ महुआ तू इतनो क्यों महकावे, ओ महुआ तू इतनो क्यों महकावे, तेरी खुशबू ही में रिस रिस जावे, ओ महुआ तू इतनो क्यों महकावे, फागुन की तू सांस चढ़े है। ये असल में एक मेरा अगली जो पुस्तक आएगी, वो एक नाटक आएगा। हाँ तो हाँ सर। उससे एक संदर्भ से है ये। फागुन की तू सांस चढ़े है, पिया उद्यांचल में रहते हैं, तू क्यों पूर्वा संग इतरावे, ओ महुआ तू इतनो क्यों महकावे। ये एक विरहिणी के गीत हैं। खुशबू तू मेरी पाती बन जा, खुशबू तू मेरी पाती बन जा, आ तू पछुआ के रथ चढ़ जा, बिरहन बिनती फिर दोहरावे, ओ महुआ तू इतनो क्यों महकावे। सुबह सुबह वो जगे ही होंगे, सुबह सुबह वो जगे ही होंगे, रथ घोड़े सब सजे ही होंगे, उनको इस दिशा में ले आवे, ओ महुआ तू इतनो क्यों महकावे। पवन गात पवन गात तू लिपटी झूले, पवन गात तू लिपटी झूले, भूली बिरहन बैर बढ़ावे, ओ महुआ तू इतनो क्यों महकावे। जी बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत अच्छी कविता। धन्यवाद बहुत सर। सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। तो आगे बढ़ते हुए मैं SLBS कॉलेज गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी से निवेदन करता हूं कि ताकि वे आकर के धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रविनाथ जी। आज के इस
आज के इस अद्भुत व्याख्यान के लिए मैं पहले आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नीदरलैंड में हिंदी, इस विषय पर आज डॉक्टर रामा तक्षक जी ने जो अद्भुत व्याख्यान दिया है, उसके लिए इस मंच पर उपस्थित सभी शोधार्थियों, विद्वानों, प्राध्यापकों और साथियों के साथ मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सुदूर देश में जो समस्याएं आई हैं, यहाँ से जाने पर जो देशों के सांस्कृतिक संबंध हैं, उसमें हम लोगों के भारत से एक विशेष शब्द जुड़ा हुआ है, गिरमिटिया। उसको लेकर के आपने काफी अच्छी बातें बताई। भारत में जो संस्कृति है, वहां पे जाने पर कैसे उन लोगों ने उसको बचाया, कैसे उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता बनी रही। फिर जो देश की आजादी में बाहर निकल करके सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरीके से जो उपक्रम किए, उससे कैसे जुड़ गया नीदरलैंड, और वहां से आकर के कैसे इन चीजों को यहाँ पर विकसित कर लिया गया। इसी तरीके से विभिन्न विधाओं के जो रचनाकार हैं, हिंदी में जो लिख रहे हैं, उनकी सारी चर्चाएं आपने की। जो संस्थाएं इस कार्य में योगदान दे रही, उन संस्थाओं की जिक्र आया। विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भाषा का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका भी आपने बहुत अच्छे ढंग से उल्लेख किया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि उन संस्थाओं के द्वारा जिनसे हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, उस पर आपकी बिल्कुल दृष्टि बनी हुई है। इसी के साथ साथ आपने जो अपनी कविताएं आज रखी हैं, उससे भी हमारा ये व्याख्यान माला बड़ा समृद्ध हुआ है। तो मैं बहुत समय न लेकर के आपने जो अपने बहुमूल्य समय को गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के लिए आज उपस्थित किया, उसके उपस्थित सभी साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही विश्वास भी जो है आशीर्वाद इस मंच को मिलना चाहिए। आपकी उपस्थिति बड़ी सार्थक रही है। मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा किया। जो इसको और विस्तार देने में योगदान दिया, प्रोफेसर विनय कुमार जी, प्रोफेसर विजय जी, मंजीत जी, प्रोफेसर विमल जी, डॉक्टर डीके गुप्ता जी, इन सब की उपस्थिति बड़ी आह्लादक रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। मंजूनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद देने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जो अंतिम पड़ाव पर आए हुए हैं, और आज का जो मुख्य वक्तव्य रहा नीदरलैंड में हिंदी, इनसे भी नीदरलैंड के संबंध में, वहाँ का हिंदी का माहौल जिस प्रकार है, उन सभी विषयों के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की है। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रामा तक्षक, जो प्रसिद्ध कवि और हिंदी से भी साझा संसार एवं विश्वरंग नीदरलैंड्स के निर्देशक हैं, और साहित्य का विश्वरंग उसके संयोजक हैं, जो नीदरलैंड में रहते हैं। उनको मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथी जो हैं, उन सभी की ओर से और आयोजक मंडल की ओर से फिर से और अपनी निजी तौर पर सर का मैं धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे इस जो साहित्यिक जो श्रृंखला जो है, गंगा कावेरी व्याख्यान माला की श्रृंखला जो है, इसमें जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं और हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं, हमारे कॉलेज के प्राचार्य और SLBS कॉलेज के प्राचार्य और शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, जो वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष, इन सभी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं आज के जो गंगा कावेरी व्याख्यान माला की जो समाप्ति की घोषणा करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।